अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदीद। मुझे डॉक्टर अली कहते हैं और आज की वीडियो इंतहाई दिलचस्प और इंतहाई इंफॉर्मेटिव है, इसको आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन, 6 दिसंबर 2022 को अमेरिका की कोर्ट ने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को जर्नलिस्ट जमाल खशोगी के मर्डर केस में बरी कर दिया। बहुत से एक्सपर्ट्स के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिकन जुडिशरी को दबाव में लाकर ये फैसला अपनी फेवर में करवाया। ताहम फैसला देने वाले जज ने भी ये कहा कि इस केस में उसके हाथ बंधे हुए थे और वो सऊदी प्रिंस को छूट देने पर मजबूर थे। उस फैसले के बाद पूरे अमेरिका में ये बहस छिड़ गई कि क्या प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान इतने पावरफुल हैं कि अमेरिकी अदालतें भी उनके कंट्रोल में हैं। मोहम्मद बिन सलमान, जिन्हें MBS भी कहा जाता है, इस वक्त दुनिया के ताकतवर तरीन लोगों में से एक हैं और वो इतना पैसा कंट्रोल करते हैं जितना शायद मैं और आप गिन भी न सकें। कुछ लोगों के लिए वो एक रेवोल्यूशनरी लीडर हैं जो सोशल लिबरलाइजेशन, विजन 2030 और न्यू सिटी जैसे प्रोजेक्ट्स के लिए सऊदी अरब की तकदीर बदलने वाले हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग ये यकीन रखते हैं कि वो एक नार्सिसिस्टिक और जालिम लीडर हैं जिसने यमन में अपने फायदे के लिए खूनी वार शुरू की। सऊदी गवर्नमेंट पर क्रिटिसिज्म करने वाले जर्नलिस्ट जमाल खशोगी को बेदर्दी से कत्ल करवाया गया। कई सौ सऊदी बिलियनियर्स को गिरफ्तार किया गया ताकि उनका पैसा और पावर अपने कंट्रोल में ली जा सके। उन लोगों के नजदीक MBS पावर के लिए कुछ भी कर सकता है और उनके एक्शंस का आने वाले दिनों में सऊदी अरब पर बहुत ही नेगेटिव असर पड़ सकता है। नाज़रीन, 38 साला मोहम्मद बिन सलमान को 27 सितंबर 2022 को सऊदी अरब का प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट कर दिया गया। वो पहले ही सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस, डिफेंस मिनिस्टर, सऊदी ऑयल कंपनी अरामिको के CEO और चीफ ऑफ रॉयल कोर्ट भी हैं। मतलब प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले ही सऊदी अरब के सारे डिपार्टमेंट्स उनके कंट्रोल में थे। इतनी पावर और वो भी इतनी कम उम्र में आज से पहले सऊदी अरब में किसी के पास नहीं आई थी। लेकिन मोहम्मद बिन सलमान आखिर हैं कौन और उनके पास इतनी पावर्स कैसे आई और क्या वाकई वो इतने डेंजरस हैं जितना वेस्टर्न मीडिया और एलायंस प्रेडिक्ट करते हैं? आइए आपको सारी तफसील बताते हैं आज की वीडियो में। मोहम्मद बिन सलमान करंट सऊदी किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज के बेटे हैं, लेकिन उनके क्राउन प्रिंस बनने और पावरफुल होने की ये वजह नहीं। असल में सऊदी अरब में बादशाहत की गद्दी बाप से बेटे को नहीं बल्कि एक भाई से दूसरे भाई को ट्रांसफर होती आई है। मिसाल के तौर पर सलमान असल में अब्दुल अजीज बिन सऊद के बेटे हैं। वो अब्दुल अजीज जिन्हें मौजूदा सऊदी अरब का फाउंडर भी कहा जाता है। अब्दुल अजीज 1953 में फौत हो गए और उनके पहले 6 बेटे जो 1953 से 1964 तक किंग बनते चले गए। सबसे बड़े बेटे किंग सऊद 1964 से 1953 तक सऊदी अरब के बादशाह रहे। किंग फैसल 1975 तक सऊदी अरब के बादशाह रहे। उसके बाद उनके भाई फैसल 1964 से 1982 तक सऊदी अरब के किंग रहे। खालिद के बाद शाह फहद 1982 से सन 2005 तक सऊदी अरब के किंग रहे। उसके बाद उनकी मौत के बाद सऊदी अरब की बादशाहत उनके भाई मोहम्मद बिन सलमान के फादर सलमान बिन अब्दुल अजीज के हाथ आई और वो सऊदी अरब के किंग बन गए। अभी तक वो सऊदी अरब के बादशाह हैं और इनके मरने के बाद उनके बेटे क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के किंग बनेंगे। लेकिन नाज़रीन, फिर भी यही सबसे इंटरेस्टिंग चीज है। अब पिछले ट्रेडिशन को देखते हुए तो किंग सलमान के भाई को ही क्राउन प्रिंस बनना चाहिए था, मगर उन्होंने इस चेन को तोड़ा और अपने भतीजे मोहम्मद बिन नाइफ को क्राउन प्रिंस नॉमिनेट कर दिया था। उसके पीछे असल में एक प्लान था कि भाई से भाई को कुर्सी ट्रांसफर करने वाली चेन को बगैर किसी रेजिस्टेंस के तोड़ने का एक यही तरीका है कि भाई के बेटे को क्राउन प्रिंस नॉमिनेट कर दो। साथ ही किंग सलमान ने अपने बेटे मोहम्मद बिन सलमान को डिफेंस मिनिस्टर बना दिया और फिर 2 ही साल बाद क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन नाइफ को हटाकर अपने बेटे मोहम्मद बिन सलमान को क्राउन प्रिंस बना दिया गया। कहा जाता है कि मोहम्मद बिन नाइफ को क्राउन प्रिंस का टाइटल छोड़ने पर मजबूर किया गया। उन्हें कई घंटे पैलेस में बंद रखा गया। सारे बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए ताकि वो स्टेप डाउन कर जाएं। नाज़रीन, आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे आखिर में मोहम्मद बिन नाइफ पब्लिकली क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को अपनी सपोर्ट का यकीन दिला रहे हैं। टाइटल छोड़ने के बाद मोहम्मद बिन नाइफ को उनके भाइयों ने कड़ी निगरानी में रखा। उसके बाद मार्च 2020 में मोहम्मद बिन सलमान की गवर्नमेंट के खिलाफ प्लॉट करने के इल्जाम में उन्हें हिरासत में लिया गया और तब से लेकर अब तक वो जेल में ही हैं। पावर में आते ही मोहम्मद बिन सलमान ने खुलकर अपनी एग्रेशन और ऑब्जेक्टिव शो करना शुरू कर दिए। उन्होंने वो काम डिफेंस मिनिस्टर बनते ही शुरू कर दिए थे जो आज से पहले किसी सऊदी किंग ने भी नहीं किए थे। मोहम्मद बिन सलमान ने ईरान की सपोर्ट करने वाली हौसी जंगजुओं को क्रश करने के लिए यमन पर अटैक कर दिया और उस जंग ने यमन को बिल्कुल तबाह करके रख दिया।
और 7 साल गुजर जाने के बावजूद सऊदी अरब हौसियों को कुचलने में नाकाम रहा और उसके बाद आखिरकार हौसियों के साथ उन्हें सीज फायर करनी पड़ी। इसी तरह 2017 में ईरान की सपोर्ट करने पर मोहम्मद बिन सलमान के कहने पर ही सऊदी अरब और बाकी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज ने कतर का बाइकाट किया और 2019 में मोहम्मद बिन सलमान ने लगभग 50 सऊदी बिलियनियर्स को अरेस्ट करके डिटेन किया और उसकी वजह ये बताई गई कि उन सब पर करप्शन के चार्जेस हैं। सारे अरेस्ट होने वाले लोगों के बैंक अकाउंट सीज कर दिए गए और उन गिरफ्तार होने वालों में दुनिया के छठे अमीर तरीन प्रिंस अल वलीद बिन तलाल भी शामिल थे। सऊदी गवर्नमेंट ने इन बिलियनियर्स से $106 बिलियन का फाइन लिया और उसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस क्रैकडाउन का मकसद करप्शन को खत्म करना नहीं बल्कि मोहम्मद बिन सलमान की सऊदी रॉयल फैमिली में अथॉरिटी और डोमिनेशन कायम करना था। वो चाहते थे कि सऊदी अरब के अंदर और बाहर सब लोगों को पता चल जाए कि सऊदी अरब में असल पावर किसके पास है। अगला काम जो मोहम्मद बिन सलमान ने किया वो था सऊदी अरब के स्ट्रिक्ट सोशल और मॉरल रूल्स को रिलैक्स करना। रिलीजियस पुलिस को लोगों को अरेस्ट करने से रोक दिया गया, औरतों को ड्राइविंग की इजाजत दे दी गई। जद्दा और रियाज में होने वाले कंसर्ट इसी की एक मिसाल है और यही स्टेप शायद इसके लिए काफी ज्यादा डेंजरस साबित होने वाला है। नाज़रीन, असल में सऊदी अरब की गवर्नमेंट बरसों से एक एग्रीमेंट पर चलती है। वो एग्रीमेंट जो सऊदी अरब की रॉयल फैमिली, हाउस ऑफ सऊद और रिलीजियस ग्रुप ऑफ वहाब यानी कि वहाबी ग्रुप के दरमियान हुआ था। ये एग्रीमेंट आज से तकरीबन 250 साल पहले 1744 में मोहम्मद बिन सऊद और मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के दरमियान हुआ था। उस वक्त के मुताबिक सऊद फैमिली सऊदी अरब के मिलिट्री, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स को देखेगी और वहाब फैमिली के जिम्मे सारे रिलीजियस अफेयर होंगे। सऊदी अरब में मौलाना अब्दुल वहाब की टीचिंग्स इम्प्लीमेंट की जाएंगी और बदले में सऊदी किंग को पब्लिक की नजर में लेजिटिमेट रखा जाएगा। मतलब कोई भी रिलीजियस स्कॉलर मस्जिद में या किसी भी जगह सऊदी किंग पर क्रिटिसाइज नहीं करेगा। यही वो बैलेंस है जिसने पिछले कई सालों से सऊदी अरब को स्टेबल रखा हुआ है। सऊदी गवर्नमेंट रिलीजियस पॉलिसी में दखल अंदाजी नहीं करती थी और दूसरी तरफ वहाब फैमिली अपने आप को पॉलिटिक्स से बिल्कुल दूर रखती थी। लेकिन अब मोहम्मद बिन सलमान के रिफॉर्म्स के बाद इस एग्रीमेंट में एक बहुत बड़ा डेंट पड़ चुका है। पिछले कुछ अरसे में कई सऊदी रिलीजियस स्कॉलर्स को गवर्नमेंट पर क्रिटिसाइज करने के जुर्म में गिरफ्तार किया जा चुका है और यहीं से सबसे बड़ी डेंजरस चीज शुरू होती है जो सऊदी अरब की पूरी सोसाइटी को हिलाकर रख सकती है। क्योंकि अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो ऐसा रिलीजियस और सोशल चेंज इतनी आसानी से नहीं आता। ईरान और अफगानिस्तान की मिसाल हमारे सामने है। वहां पर जब स्ट्रिक्ट सोशल रिलीजियस लॉज इम्प्लीमेंट किए गए तो खूनी सिविल वार्स हुई। तुर्की में जिस तरह से खिलाफत खत्म हुई और लिबरलाइजेशन हुई तो उसमें भी एक बहुत बड़ी मूवमेंट चली थी। लेकिन सऊदी अरब के केस में जिस तरह मोहम्मद बिन सलमान लिबरलाइज कर रहे हैं वो एक तरफ तो अजीब है लेकिन दूसरी तरफ बहुत ही जबरदस्त भी, कि अभी तक किसी भी किस्म का वायलेंस देखने में नहीं आया। इसी तरह मोहम्मद बिन सलमान ही असल में 2014 से ड्रास्टिक किस्म की इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी ला रहे हैं और उसके बाद से ऑयल की प्राइसेस भी कंट्रोल हो रही हैं। जैसे दुनिया में अब दूसरे रिन्यूएबल रिसोर्सेज की तरफ शिफ्ट हो रही तो बिल्कुल साफ है कि सऊदी इकोनॉमी बहुत अरसे तक ऑयल पर सरवाइव नहीं कर सकेगी। इसी ऑयल एडिक्शन को खत्म करने के लिए मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब की इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन, विजन 2030 एंड न्यू सिटी जैसे प्रोजेक्ट इसी प्लान का हिस्सा हैं। लेकिन इन प्लान्स को पूरा करने के लिए सऊदी अरब को बहुत सारा पैसा चाहिए और इस चीज ने मोहम्मद बिन सलमान को अगस्त 2020 में 3 बोल्ड स्टेप उठाने पर मजबूर किया था, जिसमें सबसे टॉप पर आता है चाइना सऊदी अरब ऑयल एग्रीमेंट। सऊदी अरेबियन ऑयल कंपनी अरामको, चाइना पेट्रोलियम केमिकल कारपोरेशन, साइनोपेक ने एक एग्रीमेंट साइन किया जिसके मुताबिक दोनों कंट्रीज एक दूसरे को बहुत ही क्रिटिकल फ्रंट्स पर सपोर्ट करेंगी। इसी एग्रीमेंट में ये भी डिस्कस हुआ था कि बहुत जल्द सऊदी अरब चाइना को डॉलर की बजाय चाइनीज युआन में पेट्रोल बेचेगा। इसी तरह अक्टूबर 2022 को अमेरिका के बार बार रिक्वेस्ट करने के बावजूद ओपेक ने सऊदी अरब के कहने पर अपनी डेली ऑयल प्रोडक्शन $2 मिलियन से कम करने का ऐलान कर दिया और इन दोनों वाकयात ने वॉशिंगटन को हिलाकर रख दिया। अमेरिका और सऊदी अरब के रिलेशंस इस वक्त बहुत शदीद तनाव का शिकार हैं। आखिर सऊदी अरब ऐसा क्यों कर रहा है? दोस्तों, अभी रशिया यूक्रेन वार के बाद जिस तरह सारे वर्ल्ड लीडर्स ऑयल की डील के लिए सऊदी अरब आ रहे हैं, इसी तरह पूरी दुनिया में ये इमेज जा रहा है कि मिडिल ईस्ट में जो कुछ भी करना है मोहम्मद बिन सलमान के पास आना पड़ेगा। मोहम्मद बिन सलमान एक्टिवली रशिया चाइना ब्लॉक में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इस सब ने वॉशिंगटन में खतरे की घंटियां बजा दी हैं। वॉशिंगटन पहले ही मोहम्मद बिन सलमान को ज्यादा पसंद नहीं करता। ज्यादातर वेस्टर्न थिंक टैंक्स के मुताबिक जमाल खशोगी को मोहम्मद बिन सलमान के कहने पर ही मर्डर किया गया था। बहुत से एनालिस्ट ये भी कहते हैं कि जिस तरह जमाल खशोगी की हड्डियां तक तोड़ दी गईं, ऐसा लगता है कि मोहम्मद बिन सलमान अपने कैरेटिक्स को ये पैगाम देना चाहते हैं कि जो भी मेरे खिलाफ जाएगा
اس का यही अंजाम होगा। मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब को मुकम्मल तौर पर ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। इस ट्रांसफॉर्मेशन में हो सकता है सऊदी अरब नए दोस्त भी बनाए और ये भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में आप सऊदी अरब का अमेरिका की बजाय चाइना और रशिया से ज्यादा करीब होता हुआ देखें। लिबरलाइजेशन को लेकर सऊदी अरब में बहुत ही जबरदस्त रेजिस्टेंस या फिर प्रोटेस्ट भी देखने को मिले। इन एक्शंस का अंजाम जो भी हो, एक चीज तो यकीनी है कि मोहम्मद बिन सलमान बिल्कुल अनट्रेडिशनल और रेवोल्यूशनरी लीडर साबित हो रहे हैं। इतनी यंग एज में जैसे बोल्ड कदम वो उठा रहे हैं, ऐसा कभी भी सऊदी अरब की हिस्ट्री में देखने को नहीं मिला। इन एक्शंस का सऊदी अरब पर क्या असर पड़ेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आपका सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह वारिस।